नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नेशनल न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली खबर दिल्ली से, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मई में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले के तहत ये बताया गया है कि मई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि एक बार फिर से सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बुलाई गई। इससे पहले भी ऐसे बैठकें हुई हैं, अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं भी हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मई में चुनाव होगा नए अध्यक्ष को लेकर के। क्या लगता है कि इस बार परिवारवाद की राजनीति छोड़कर किसी और को जगह दी जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीडब्ल्यूसी की जो अहम बैठक है वो इस वक्त जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल सका। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है और इसी को लेकर के जो बैठक हो रही है और बैठक में इस बात की संभावना बन रही है कि मई में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि मई में संगठनात्मक चुनाव कराने पर फिलहाल सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से देखा जाए तो अभी अशोक गहलोत और आनंद शर्मा के बीच में अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ी बहस भी हुई। दरअसल अशोक गहलोत ने आनंद शर्मा पर आनंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि 6 महीने के अंदर हमें नया अध्यक्ष चाहिए और हमारे चुनाव होने चाहिए। इसको लेकर के अशोक गहलोत और आनंद शर्मा के बीच में बहस हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप इतनी जल्दबाजी में चुनाव क्यों चाहते हैं, बल्कि हकीकत यह है कि अब लगातार अंतरिम अध्यक्ष के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और बतौर अंतरिम अध्यक्ष आप पार्टी को एक बेहतर मुकाम पर नहीं ले जा सकते हो। इसीलिए पार्टी को जरूरत है पूर्णकालिक अध्यक्ष की और उसी के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मई में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होंगे और उन चुनावों के बाद कांग्रेस को कोई नया अध्यक्ष मिल सकता है। वो अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार से अलग होगा, अभी ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार सरकार को घेरने का काम किया जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से सोनिया गांधी की तरफ से सरकार को घेरने का काम किया और साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि मोदी सरकार ने संवेदनहीनता और अहंकार की सभी हदों को पार कर दिया है। देखिए, किसानों के मुद्दों को कांग्रेस लगातार भुनाने की कोशिश कर रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को उठाया और अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और उन्होंने कहा कि सरकार ने असंवेदनशीलता की इंतहा पार कर दी है। जिस तरीके से 2 महीने का वक्त होते जा रहा है और अभी तक किसान धरने पर बैठे और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार असंवेदनशील है किसानों को लेकर के तो कांग्रेस ये भी कोशिश कर रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक एजेंडा बनाया जाए, सरकार को किस तरह से घेरना है उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार किया जाए और उसमें किसानों का मुद्दा बेहद अहम है। वैसे आशंका तो ब्रिजेश ये भी जताई जा रही है क्योंकि 2019 के वक्त में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से सोनिया गांधी ने दोबारा से कमान संभाली, लेकिन अब क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक बार फिर से इस पद पर काबिज हो सकते हैं? देखिए, राहुल दोबारा पद पर काबिज होंगे या नहीं होंगे अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सबसे बड़ी बात इतना तो तय है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त किसी और चेहरे पर अभी भी कांग्रेस दांव नहीं लगा पा रही है या अगर देखा जाए तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रही है और यही वजह है कि गाहे बगाहे लौट करके गांधी परिवार पर ही कांग्रेस दांव खेलने को मजबूर हो रही है। इससे पहले भी कई नाम आए जिनको लेकर के चर्चाएं हुई, मुकुल वासनिक के नाम को लेकर के सहमति बनती नजर आई, लेकिन लास्ट टाइम पर एक बार फिर जब इतना गतिरोध बढ़ गया कि पार्टी टूट के कगार पे आ गई, आखिरकार मजबूरी में सोनिया गांधी को आगे आकर बतौर अंतरिम अध्यक्ष कार्यभार संभालना पड़ा। तो एक बात तो तय है कि अभी भी कांग्रेस गांधी परिवार से अलग वो स्वीकारोक्ति नहीं बना पा रही है जो कम से कम एक लोकतांत्रिक पार्टी के तौर पर बनानी चाहिए। आज भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूम रही है या कांग्रेस मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, वो दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है।
जब तक डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष का ऐलान नहीं होता है और जब तक पूरी तरीके से सबको साथ लेकर के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, तब तक कम से कम संगठनात्मक रूप से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और यही अब आवाजें कांग्रेस के अंदर से उठने लगी हैं। यही वजह है कि आनंद शर्मा और अशोक गहलोत के बीच में तीखी बहस भी हुई, जब अशोक गहलोत ने कहा कि क्या पार्टी नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं है। तो सवाल भरोसे का नहीं है, सवाल उस डेमोक्रेटिक कल्चर का है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी भी आशंकाएं यही जताई जा रही है कि परिवारवाद की राजनीति जिस तरीके से हर बार कांग्रेस करती आ रही है, एक बार फिर से शायद एक बार फिर गांधी परिवार से ही एक चेहरा सामने आएगा और इस पद पर काबिज होगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लखनऊ की बात करेंगे जहां पर एक बूथ का आयोजित किया गया बीजेपी की तरफ से, और लखनऊ में आयोजित बीजेपी का ये बूथ सम्मेलन बताया जा रहा था। बूथ सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सम्मेलन में शामिल थे और उन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया। तो बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। लखनऊ में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम मंत्रीगण भी इस सम्मेलन में मौजूद थे। जेपी नड्डा ने इस सम्मेलन को संबोधित भी किया। हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि मूल्यों, सिद्धांतों और अपनी राष्ट्र निष्ठा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दलों के लिए एक नए मानक तय किए हैं। और वे मानक जो लोकतंत्र के लिए जाने जाते थे कि लोकतंत्र में अगर कहीं भी वाद शब्द जुड़ता है, चाहे वह परिवारवाद हो, चाहे वह जातिवाद हो, चाहे वह क्षेत्रवाद हो, चाहे वह भाषावाद हो, वह न केवल लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी चुनौती देता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद इस वाद ने भारत को कमजोर करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बल पर और आप जैसे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से, अपने यशस्वी नेतृत्व के उस ओजस्वी नेतृत्व में कार्य करता रहा। और उसका परिणाम है कि दुनिया के सबसे बड़े दल के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया में लोकतांत्रिक ताकतों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। ये गौरव जहां हमारे लिए है, वहीं देश के अंदर यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिला है। दुनिया आज आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है, मोदी जी की ओर देख रही है। तो अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करना, अपने दल के मूल्य और सिद्धांतों को अंगीकार करना, जहां ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी एक बात कहते हैं, चुनाव जीतने का मंत्र अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे सहज और सरल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो प्रयागराज में विनायक सिटी सेंटर में बम की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। विनायक सिटी सेंटर को पूरी तरह से खाली कराया गया। दुकानदारों और ग्राहकों को विनायक सिटी सेंटर से बाहर किया गया। विनायक सिटी सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सिविल लाइन के पॉश इलाके में विनायक सिटी सेंटर है, जहां पर बम मिलने की घटना जब पता चली, तब बम मिलने के बाद से पूरे इलाके में और सिटी सेंटर में इस वक्त हड़कंप का माहौल बना हुआ है। तो एसपी सिटी और सीओ सिविल लाइन मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। प्रयागराज की खबर बता रहे, विनायक सिटी सेंटर में बम की सूचना से हड़कंप मचा हुआ है। विनायक सिटी सेंटर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है और 26 जनवरी से पहले इस तरीके की घटना जो सामने आई है, इस वजह से लोग और भी ज्यादा दहशत में है, क्योंकि अक्सर 26 जनवरी या 15 अगस्त के वक्त में इस तरीके की हरकतें अपराधियों की तरफ से की जाती रहती हैं। और ऐसे में विनायक सिटी सेंटर जो बताया जा रहा है प्रयागराज में, ये एक पॉश इलाके में विनायक सिटी सेंटर है, जहां पर
बम मिलने की खबर सामने आई। तो प्रयागराज की घटना, जहां विनायक सिटी सेंटर में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। विनायक सिटी सेंटर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। जो तमाम दुकानदार बताए जा रहे थे इस सिटी सेंटर के अंदर, उनको भी बाहर निकाला गया है। साथ ही जो ग्राहक बताए जा रहे थे उनको भी बाहर निकाला गया है। विनायक सिटी सेंटर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। सिविल लाइन के पौष इलाके में विनायक सिटी सेंटर बताया जाता है, जहां पर अक्सर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है और ऐसे में यहां बम का मिलना लोगों के बीच दहशत का माहौल बनाता है। तो लखनऊ में यूपी में जारी है वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। आज 35 अस्पतालों में 8,500 लाभार्थियों को वैक्सीन लगेगी और आज के बाद फिर 28 और 29 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में ज्यादा लाभार्थियों की संख्या बताई जा रही है। बलरामपुर अस्पताल में 300 निर्धारित किए गए हैं लाभार्थी। कोरोना टीकाकरण में कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन शामिल किए गए हैं। लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं मंत्री और अधिकारी। तो बता दें कि एसजी पीजीआई के निरीक्षण के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे के साथ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लोक बंधु राजनारायण अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया, जहां पर साफ सफाई समेत मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। तो 8,500 लाभार्थी बताए जा रहे हैं जिनको दूसरे चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा। आज के बाद 28 और 29 जनवरी को इसके बाद फिर से वैक्सीनेशन देने का काम किया जाएगा। तो दूसरे चरण बताया जा रहा है जिसकी शुरुआत की जा रही है। यूपी में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। आज आपके सामने हमने कई लोगों से जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है उन लोगों से जानकारी ली। मैं इसके पहले लोहिया भी गया था, उसके बाद पीजीआई गया और पीजीआई के बाद ये तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ पर आया हूँ खास तौर से। यहाँ 2 बूथ हैं और 2 बूथ में 100 से ऊपर लोगों का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 80 लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन हो चुका। एक व्यक्ति से जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, जिनका पीरियड भी आधा घंटा बीत गया, उनसे मैंने एक से जानकारी ली। सभी लोग अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट नहीं, व्यवस्था ठीक चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक सफलतम कार्य है कि जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में वैक्सीन ईजाद की माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में, और आज पूरा देश वैक्सीनेशन करवा। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीलेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि लखनऊ में ये दूसरा चरण बताया जा रहा है वैक्सीनेशन का, इसके बाद से तीसरे चरण की खबर भी बताई जा रही है कि 28 और 29 जनवरी को अगला वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इस बार की संख्या कितनी बताई जा रही है? देखिए सुरभि, बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन के डोज का दूसरा चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में 35 अस्पतालों में 85 लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आज के बाद से फिर 28 व 29 जनवरी को टीकाकरण का एक बार फिर से महाअभियान चलाया जाएगा। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम कैबिनेट मंत्री लगातार अलग अलग अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो दे रहे हैं। साथ ही प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि जो भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन का स्वागत करना चाहिए। जब उसकी बारी आए तो अपने बारी पर कोरोना वैक्सीन को लगवाए। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने पीजीआई का निरीक्षण किया। तो लगातार जो निरीक्षण का दौर वो चल ही रहा है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण पूरा हुआ है। डीएम और सीएमओ ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। आईआईटी के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीनेशन दी गई है और कोविड वैक्सीन ये लगाई गई है आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी डायरेक्टर भी कार्यक्रम में मौजूद बताए गए। आईआईटी के मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध निगम को पहला टीका लगा।
92 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का काम किया जाएगा। नहीं, फाइन के लगी। इस राउंड में वी आर वैक्सीनेटिंग अबाउट 100 पीपल हियर इन IIT कानपुर और विद द सपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स हियर। हमारे CMO साहब हैं, वी आर मेड ऑल द अरेंजमेंट्स एंड वी होप थिंग्स विल गो वेरी वेल। और लेकिन जिनका वैक्सीनेशन हो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल फॉलो करें एंड थिंग्स विल गो वेल। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शेर का नकली नाखून और दांत बेचने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। बकरे की हड्डी को घिसकर बनाते थे शेर के नाखून, बीमारी दूर करने का झांसा देकर बेचते थे नकली नाखून। तो शेर का नाखून बताकर लोगों से ठगते थे मोटी रकम। पुलिस ने मामले में 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। तो बकरे के नाखूनों को ये घिसकर शेर के नाखून बताकर बेच रहे थे बाजारों में और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम काफी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने इनका पर्दाफाश किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की एक घटना बताई जा रही है जहां पर शेर का नकली नाखून और दांत बेचने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बकरे की हड्डी को घिसकर बनाते थे शेर के नाखून। थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो है जानवरों की जो हड्डी है उसे शेर का नाखून और वीर नख है बताकर जो है ग्राहकों की तलाश कर रहे थे और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है कह के जो है ग्राहकों की तलाश में जो है किसी व्यक्ति को जो है इन लोगों ने 10,000 रुपये में 2 वीर नख, 1 नाखून और 1 टूटा हुआ वीर नख और कुछ अन्य हड्डियों को जो है बिक्री करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। और इस संबंध में आरोपी दिलीप बनिक और ओप्पू बर्मन दोनों निवासी महारानी वार्ड के विरुद्ध में थाना कोतवाली में धारा 420 और 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस अपराध कायमी के पश्चात इस मामले के जो दोनों आरोपी हैं दिलीप बनिक और ओप्पू बर्मन, दोनों को इस मामले में गिरफ्तार